नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी और हमने अधिगम टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपन जो हेडिंग करेंगे आज वो करेंगे अधिगम के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अधिगम के प्रकार आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए है तो मैंने बता रखा है कि आप टेलीग्राम नीचे लिंक है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। कंप्लीट जो नोट्स हैं साइकोलॉजी के वो एक साथ ही वहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब ये जो अधिगम के प्रकार हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये रॉबर्ट एम गेने के अनुसार है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो हमें आंसर देना है वहाँ 8 प्रकार का। ठीक है, अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं ये हमें सीरियल वाइज ध्यान रहने चाहिए दोस्तों। इसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहला जो अधिगम का इसमें प्रकार है वो है संकेत अधिगम। सबसे पहला जो प्रकार है इसमें वो है संकेत अधिगम। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा शाब्दिक अधिगम और 5वां है बहुविच्छेदन अधिगम। छठा प्रत्यय अधिगम। 7वां अधिगम सिद्धांत अधिगम और 8वां अधिगम का प्रकार है समस्या समाधान अधिगम। अब इसमें 2 सीधे सीधे प्रश्न हैं। कौन कौन से कि बताइए निम्न में से, ये जो आपको संविधान दे रखे हैं, जितने भी अधिगम के प्रकार दे रखे हैं, इनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना है संकेत अधिगम। और सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना है समस्या समाधान अधिगम। 2 बातें तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम इन सब की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए। संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविच्छेदन, प्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। अब हम बात करते हैं। नोट लगा के मैंने लिख रखा है कि क्रम संख्या 1 से 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी के होते हैं क्योंकि इनमें तर्क व चिंतन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। क्रम संख्या 5 से लेकर 8 तक के अधिगम उच्च श्रेणी के होते हैं क्योंकि इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार के अधिगम के प्रकारों का उल्लेख किया है। इनको एक सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया था तथा इनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सबसे इसमें पहला था वो था संकेत अधिगम। इसकी हम बात करते हैं। संकेत अधिगम को सबसे पहले देखेंगे कि पहली बात तो हमने ये देखी थी कि ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। इनमें बिना तर्क चिंतन के केवल संकेतों के माध्यम से व्यवहार करना होता है। यह पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार संकेत अधिगम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है ना, तो आपको बताना है ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है जो कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। तथा अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है। चौराहा पर लाल बत्ती देखते ही वाहनों का रुकना अनुकूलित हो जाते हैं। हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी का चलना, तो ये क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। एक तरीके से संकेत ही दिखाते हैं, झंडी दिखाते हैं तब। लाल बत्ती भी क्या है, एक तरीके का संकेत है। तो संकेत अधिगम क्या कहता है, ये निम्न श्रेणी का अधिगम है जो कि संकेत के माध्यम से व्यवहार को डिनोट करता है। और ये पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, उस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देती है। इसमें भी तर्क व चिंतन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जैसे विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चल रहे लोगों में से केवल उस विद्यालय में पढ़ने वाला बालक ही दौड़ता है क्योंकि वो उस घंटे के साथ में अनुकूलित हो चुका है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उद्दीपक से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जो इस प्रकार में अस्तित्वमान है, इस संसार में अस्तित्वमान है, जिसे हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उद्दीपन के कारण आने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपक अलग होता है, उद्दीपन अलग होता है। ठीक है, उद्दीपक
के कारण आने वाला जो प्रभाव है उसे अपन उद्दीपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला अधिगम 3 नंबर का जो है वो है श्रृंखला अधिगम। यह भी निम्न प्रकार के अधिगम का प्रकार है। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हम एक निश्चित श्रृंखला या क्रम में पूरा करना होता है, इसे कहा जाता है श्रृंखला अधिगम। वर्णमाला का निश्चित क्रम, जैसे क ख ग घ ABCD आप देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से ही होती है। ठीक है, इसका क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करना पड़ता है। ये एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। तो श्रृंखला अधिगम जो है वो एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। एक होता है शाब्दिक अधिगम। जब हमारा व्यवहार शब्दों के रटने या स्मरण करने या याद करने पर डिपेंड होता है तो इसे शाब्दिक अधिगम कहते हैं। जैसे एक कविता पाठ के लिए उस कविता की पंक्तियों को रटना पड़ेगा, तभी उसी का पाठ हो पाएगा। ठीक है। एक होता है बहुविभेदन अधिगम। जब व्यक्ति के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प उद्दीपक होते हैं तो उनमें से किसी एक विकल्प का या उद्दीपक का चयन करना बहुविभेदन कहलाता है। मतलब बहुत सारे वस्तुओं में से किसी एक को छांटना, विभेद करना, अलग करना। एक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में सही विकल्प का चुनाव करना भी बहुविभेदन अधिगम का प्रकार है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रत्यधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। जब भी कोई व्यवहार किसी विचार के उन्नत होने से पैदा होता है तो वह प्रत्यधिगम की श्रेणी में आता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार होना विचारों पर ही निर्भर है। जैसे जेम्स वॉट के द्वारा क्या बनाया गया था, भाप का इंजन बनाया गया था। दोस्तों आपसे इसमें प्रश्न कैसे आएंगे आप सोच रहे होंगे, तो आपसे सीधा एग्जाम्पल दे के प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बताओ जेम्स वाट के द्वारा जो भाप का इंजन बनाया गया था वह निम्न में से किस अधिगम प्रकार का उदाहरण है। तो आपको 4 अधिगम के प्रकार दे देगा, आपको बताना है प्रत्यधिगम का है क्योंकि कंसेप्ट लर्निंग का है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम की बात करें तो कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे H2+O2 मिलेगी तो क्या ही बनेगा, जल ही बनेगा। ठीक है। हल्दी में सफ़ेद चूना मिलाने से लाल रंग हो जाना, ये सिद्धांत पर डिपेंड करता है। और अंतिम जो इसमें प्रकार है वो है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो है पहला वाला यानी कि संकेत अधिगम, ध्यान रखना है। संकेत अधिगम एक तो इम्पोर्टेंट है, और एक हमारा से सबसे अंत वाला है समस्या समाधान अधिगम। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति को उस समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है और समस्या के समाधान तक जाने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे उच्च श्रेणी का अधिगम कहा जाता है। और ये जो अधिगम है समस्या समाधान अधिगम, ये गेस्टाल्टवादी की जो सिद्धांत है, गेस्टाल्ट जो थ्योरी है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये विश्व विकास के लिए क्या है, जिम्मेवार है। तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा जो अधिगम का प्रकार है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आगे हम देखते हैं अधिगम के निहितार्थ। अधिगम के निहितार्थ मतलब अधिगम के संप्रत्यय। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत में संप्रत्ययों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। आत्म प्रत्यय, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, रुचि, अभिरुचि यानी कि अभिक्षमता या अभियोग्यता, आदत, इसके अलावा सामाजिक कौशल, ये सभी जो हैं ये प्रत्यय हैं जो कि विलियम जेम्स के द्वारा दिए गए थे। विलियम जेम्स के द्वारा कुल मिला के 6 संप्रत्यय दिए गए थे जो कि उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेखित हैं। आगे हम बात करते हैं प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय से अभिप्राय विचार से लिया जाता है तथा विचार वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य के प्रति प्रेरित करते हैं अथवा कार्य करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः कार्य व्यवहार में सत्य यानी कि वास्तविक विचारों का योगदान होता है, जिन्हें हम संप्रत्यय कहते हैं। एक व्यक्ति के अधिगम से संबंधित संप्रत्यय निम्न प्रकार से हैं। इसमें पहला है आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय से अभिप्राय व्यक्ति की खुद के बारे में क्या सोच है या क्या धारणा है उससे लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है उसे ही उसका आत्म प्रत्यय कहा जाता है। आत्म प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक संप्रत्यय, एक होता है आदर्शात्मक संप्रत्यय। वास्तविक संप्रत्यय जब व्यक्ति वर्तमान को लेकर सोचता है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ,
मैं कैसा हूँ इत्यादि, यानी कि वास्तविक रूप से वर्तमान की सोचेगा। और आदर्शात्मक संप्रत्यय में क्या होता है, जब व्यक्ति भविष्य को लेकर विचार बनाता है, जैसे मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं कब बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा, ये सारे विचार, यानी कि वास्तविक संप्रत्यय में वर्तमान के बारे में विचार बनाता है और आदर्शात्मक संप्रत्यय में भविष्य के बारे में विचार बनाता है। तो आत्म संप्रत्यय समझ गए, खुद के बारे में उसकी क्या सोच है, खुद के बारे में क्या धारणा है, ये सब आत्म प्रत्यय कहलाता है। संप्रत्यय निर्माण के लिए दो पक्ष कार्य करते हैं। पहला है शारीरिक पक्ष, जब व्यक्ति अपने शरीर के रंग, रूप, कद काठी को लेकर संप्रत्यय बनाता है और सोचता है कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ इत्यादि। और दूसरा होता है मानसिक पक्ष, जब व्यक्ति अपने मानसिक संगठन यानी कि मैच्योरिटी, परिपक्वता, बुद्धिलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक धारणा बनाता है, जैसे मैं अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा समय पढ़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा याद रख सकता हूँ। खुद के बारे में मेंटलिटी से संबंधित, मानसिक पक्ष से संबंधित जो धारणाएं होती हैं वो मानसिक पक्ष के अंतर्गत आती हैं, और शरीर से संबंधित जितनी भी धारणाएं होती हैं वो शारीरिक पक्ष से संबंधित आती हैं। ठीक है। एक व्यक्ति को जीवन में अधिकतर सफलताएं मानसिक पक्ष की प्रबलता से मिलती हैं। एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति को अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं स्वयं के प्रति अच्छी धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, अर्थात मानसिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। अभिवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति जो नज़रिया, जो सोच या धारणा रखता है, या जो दृष्टिकोण या एटीट्यूड रखता है, उस धारणा या दृष्टिकोण या नज़रिए को क्या कहा जाता है, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड कहा जाता है। दूसरे के प्रति आत्म प्रत्यय में क्या होता है, खुद के प्रति रखता है वो, और अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में वो दूसरे के प्रति जो भी सोच रखता है उसे अभिवृत्ति कहा जाता है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के संदर्भ में थर्स्टन के विचार, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा ही मनोवृत्ति है। किसके द्वारा किया गया था ये कथन थर्स्टन के द्वारा कहा गया था। थर्स्टन ने सकारात्मक यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक प्रकार की दो मनोवृत्तियां बताई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्स्टन के अनुसार मनोवृत्तियां कितनी हैं, तो आपको बताना है दो मनोवृत्तियां। कौन कौन सी, सकारात्मक और नकारात्मक। जबकि वास्तविक रूप से मनोवृत्ति तीन प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक शून्य। एक व्यक्ति के रूप में सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मनोवृत्ति के तीन प्रकार हमने बताए अभी, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। ये तो होती है वास्तविक रूप से, लेकिन अगर थर्स्टन के अनुसार पूछे तो केवल सकारात्मक और नकारात्मक दो है थर्स्टन के अनुसार। सकारात्मक अभिवृत्ति क्या होती है, वह आदमी बहुत अच्छा है, यानी कि किसी के बाद में क्या करना है, अच्छा कहना। वह अच्छा आदमी नहीं है, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक। शून्य, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी के बारे में ना अच्छा कहना ना बुरा कहना, शून्य मनोवृत्ति के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोवृत्ति होती है ए अर्जित, बी जन्मजात, सी अर्जित व जन्मजात दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मनोवृत्ति यानी कि जो अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है वो जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है। अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित होती है, यानी कि दोनों होती है, तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण में अर्जित अधिक होती है। एक शिक्षक अपने बालकों में उतनी मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो मनोवृत्ति उस स्वयं में है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा बच्चे को 10 दिन बाद मिठाई छोड़ने की कहना। दोस्तों ये महात्मा गांधी नहीं है, ये महात्मा है, केवल महात्मा। एक बार एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा मिठाई ज़्यादा खाने लग जाता है, यानी कि मीठा ज़्यादा खाने लग जाता है। तो उसकी जो माँ है, उसकी जो मम्मी है, वो लेके गई किसके पास में, किसी महात्मा के पास में लेके गई उसको, कि भाई महात्मा जी एक काम करो, मेरा लड़का बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, इसका मीठा छुड़वा दो। तो महात्मा बोले कि भाई आप एक काम करो, 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, मैं इसका पक्का इलाज कर दूँगा, नो टेंशन रहना। वो लेडीज 15 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद फिर महात्मा के पास पहुँची। तो महात्मा जी ने क्या किया, उसको अच्छे से बैठाया और समझा दिया कि बेटा देखो ये इतने नुकसान हैं, ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे कम गिनाए, नुकसान ज़्यादा गिनाए मिठे के। तो उस बच्चे ने दूसरे दिन से ही मीठा खाना छोड़ दिया। अब वो फिर से महात्मा के पास गई कि महात्मा जी आपने 10 दिन बाद आने के लिए कहा था, ये बात तो आप पहले भी बता सकते थे।
भाई जो आपने ये समझाया है ये तो आप पहले भी समझा सकते थे। तो महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया। क्या दिया कि मैं इसको 10 दिन बाद आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 दिन पहले मैं खुद मिठा खाता था, है ना। पहले मैंने अपना खुद का मिठा खाना छोड़ा है, उसके बाद में फिर मैंने इसको छुड़वाया है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि एक शिक्षक अपने बालकों में उसी मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो मनोवृत्ति उसके स्वयं में है। अब खुद तो टीचर पान चबा रहा है, वहाँ मामा गुटखा खा रहा है, और बच्चों से कहे कि भाई मामा गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर हो जाता है, बताओ बच्चे मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके सामने तो बैठ के खा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं रुचि यानी कि इंटरेस्ट। रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वेच्छा से एवं किसी आकर्षण के कारण करता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही क्या है? रुचि है। ठीक है। एक दोस्तों होती है रुचि और एक होती है अभिरुचि, दोनों में अंतर है। वर्तमान की जो रुचि होती है वो भविष्य में क्या बन जाती है? अभिरुचि बन जाती है। अभी बात करेंगे। रुचि व्यक्तिगत होती है, किसी भी व्यक्ति की रुचि को आसानी से नहीं माना जा सकता। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, ध्यान रखना है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में उनकी रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करे ताकि बालक अपनी इंटरेस्ट यानी कि रुचि के अनुसार ही भविष्य बना सके। अब बात करते हैं अभिरुचि की। अभिरुचि की बात करते हैं। अभिरुचि या अभियोग्यता या अभिक्षमता, इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। एटीट्यूड अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का पद, व्यवसाय या परिस्थिति को उसकी अभिरुचि, अभियोग्यता या अभिक्षमता कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, किसान है, वकील है, इंजीनियर है, ये सब क्या है? उसकी अभियोग्यता है या अभिक्षमता है, इसे कहेंगे अभिरुचि। अभिरुचि को रुचि का भविष्य माना जाता है, अर्थात अभिरुचि भी जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। अभिरुचि के प्रकार देखिए दोस्तों, अभिरुचि की मुख्य रूप से यहाँ पर 5 प्रकार दे रखे हैं और यहाँ से लगभग एक प्रश्न बन ही जाता है। तो अपन अभिरुचि और इसके प्रकार की बात करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।